फ्रेंड्स, आज की कहानी है ख्वाहिशों की अलमारी भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा गौतम सुलेखा को अपने मायके बात करने से मना कर देता है। वह अपना फ़ोन भी अलमारी में बंद करके रख देती है क्योंकि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। और धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। मधु की शादी हो जाती है। मोहित 12वीं कक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, जिसकी वजह से गौतम बहुत खुश होते हैं। और धीरे धीरे मोहित भी बड़ा हो गया और अब उसकी भी शादी होने वाली है। जब सुलेखा अपनी बहू के लिए खरीदारी कर रही थी, उसे बहुत अच्छा लगा कि उसकी बहू छवि और बेटे मोहित ने उसी की पसंद के कपड़े खरीदे जो कभी उसे पसंद होते थे। और कुछ ही दिनों में छवि भी इस घर में बहू बनकर आ जाएगी। अब आगे, आज छवि हमारे घर आ गई है और उसका गृह प्रवेश करवाते समय मुझे ऐसा लगा मानो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। अब मम्मी जी ने यह क्या जिद पकड़ ली कि वे तीर्थ यात्रा पर जाएंगी। अरे अभी तो मोहित की शादी को 4 महीने हुए हैं और वे यात्रा पर जाने की बात कर रही हैं। गौतम ने उन्हें वृंदावन की यात्रा पर भेज दिया। अब देखो ना, न जाने वह कब आएंगी। छवि बहुत ही जिम्मेदारी से घर संभाल रही है। मुझे तो वह कुछ करने ही नहीं देती, पर मैं भी क्या करूं, टाइम पास करने के लिए कुछ न कुछ काम करती रहती हूं। अब छवि घर आ गई है तो मुझे समय ही नहीं मिलता कि मैं स्टोर रूम में जा सकूं। अगर छवि को पता चला कि मैं स्टोर रूम में क्या करती हूं तो वह मुझे शक की नज़र से देखेगी। इसलिए जब वह दोपहर में आराम करती है तभी मैं स्टोर रूम में जाकर लैपटॉप पर मधु और मोहित के बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी वीडियोस देखती हूँ। यह वीडियो भी मैंने गौतम से छिपकर बनाए हैं और दोनों बच्चों को भी आज तक नहीं पता कि मैंने उनके बचपन की यादों को किस तरह संभाल कर रखा है। जब एक बार मैं मायके गई थी तो एक छोटा सा वीडियो कैमरा लेकर आई थी और सबसे छुपाकर कैमरा फिट करके ऑन कर देती थी। और इस तरह मैंने बच्चों के साथ साथ मम्मी जी और गौतम जी की भी वीडियो बनाई है और बाद में उसकी सीडी बनवा ली। अब उसे जब चाहे तब देख सकती हूँ। इस तरह मेरे सारे दिन का तनाव कम हो जाता है और मैं खुद को खुशी देती हूँ। और खुद से ही कभी एल्बम लेकर बैठ जाती हूँ तो कभी मायके फ़ोन कर लेती हूँ और कभी यह डायरी लिख लेती हूँ। अब यह डायरी भी भर गई है तो दूसरी डायरी मंगानी पड़ेगी। कल ही मोहित से कहकर मंगाती हूँ। मोहित ने आज तक मुझसे कभी यह नहीं पूछा कि मम्मी आप डायरी का क्या करती हो। अभी तो फिलहाल एक ही डायरी मंगाई थी, यह डायरी यहीं ख़त्म हो गई। अब छवि सुलेखा के बारे में लगभग सब कुछ जान गई थी। उसने यह फैसला किया कि वह पहले वाली सुलेखा को फिर से जगाएगी और पापा जी और मम्मी जी के बीच में जो यह अनकहा माहौल है इसे ख़त्म करेगी। पर इसके लिए उसे मधु और मोहित के साथ की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब कि उन दोनों को भी यह डायरी पढ़ने के लिए देनी होगी। कुछ सोचकर छवि ने घड़ी की तरफ देखा तो उसमें सुबह के 3 बजे थे। उसने जल्दी जल्दी पूरी डायरी के पन्नों के फोटो अपने मोबाइल के कैमरे से खींच लिए और इस काम में उसे आधा घंटा लगा। उसके बाद वह उठी और दबे पांव स्टोर रूम में जाकर डायरी को अलमारी के पास डालकर अपने कमरे में आकर उसने मधु और मोहित के मोबाइल पर सारे लिखे हुए पेज की फ़ोटो भेज दी और साथ ही यह भी लिखा कि पढ़ने के बाद डिलीट कर देना और जो कुछ भी पूछना हो मुझसे यहाँ आकर पूछ लेना। उसके बाद छवि बिस्तर पर लेटकर कुछ सोचने लगी और सोचते सोचते उसे एक आइडिया दिमाग में आ गया। और फिर उसने सोचा कि पहले वह मोहित और मधु की क्या प्रतिक्रिया होती है, उसे देखकर ही कोई कदम उठाएगी। अगले दिन छवि की जब आँख खुली तो काफ़ी देर हो गई थी और मोहित भी नाश्ता करके जा चुका था। वह नहाकर तैयार होकर नीचे आ गई तो देखा सुलेखा दोपहर के खाने की तैयारी कर रही है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जब छवि को देखा तो बोली, बेटा आज बहुत देर हो गई, चलो हम दोनों नाश्ता कर लें। आज मैंने टोस्ट बनाया है, बस अभी गर्म करके लाती हूँ। तभी छवि बोली, मम्मी जी आप रहने दो, मैं ले आती हूँ। फिर दोनों ने नाश्ता करके खाना बनाकर नौकर के हाथ दुकान पर भिजवा दिया। फिर छवि बोली, मम्मी जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, हल्का सा बुखार लग रहा है तो मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। छवि के जाने के बाद सुलेखा भी थोड़ी देर बाद स्टोर रूम में चली गई। आज भी छवि ने उन्हें जाते देखा, पर आज उसका दिल सुलेखा के प्रति सहानुभूति और इज्जत की भावना से भर गया था और वह अपने कमरे में ही लेटी रही। उसी दिन शाम को मधु का फोन आया कि वह घर आ रही है। छवि समझ गई कि मधु ने डायरी पढ़ ली है। उसने मधु की पसंद का खाना बनाया और सुलेखा को भी बता दिया कि मधु दीदी आ रही हैं। जब शाम को मोहित आया तो उसका चेहरा भी उतरा हुआ था और आते ही वह अपने कमरे में चला गया।
छवि यह देखकर जल्दी से चाय लेकर कमरे में गई, क्योंकि वह समझ गई थी कि मोहित ने भी डायरी पढ़ ली है। छवि को देखते ही मोहित ने कुछ पूछना चाहा, उससे पहले ही छवि बोली, अभी नहीं, रात को जब मधु दीदी भी हमारे साथ होगी तब हम बात करेंगे, लेकिन तब तक आपको रोज के जैसा व्यवहार करना होगा। यह सुनकर मोहित चुपचाप चाय पीने लगा कि तभी दरवाजे की घंटी बजी और सुलेखा ने दरवाजा खोला तो सामने मधु खड़ी थी। मधु सुलेखा के गले लगकर अंदर आ गई और फिर खुशी खुशी सबका हाल चाल पूछने लगी। फिर छवि से बोली, भाभी आज खाने में क्या बनाया है? तो छवि बोली, दीदी सब आपकी ही पसंद का बना है। मधु बोली, भाभी आज मैं आपके साथ कुछ खास बात करने आई हूँ, तो मैं आपके कमरे में कुछ समय बैठ सकती हूँ? तो छवि बोली, क्यों नहीं दीदी। तभी गौतम आ गए और सुलेखा के साथ छवि भी उठकर किचन में जाकर खाना बनाने लगी। सबने खाना खाया और उसके बाद गौतम और सुलेखा अपने कमरे में चले गए। इधर मोहित, छवि और मधु छवि के कमरे में बैठे बात कर रहे थे, वह भी बहुत धीरे धीरे। तभी छवि बोली, मैं अभी आई 3 कप कॉफी बना लाती हूँ, फिर कॉफी पीते हुए आप दोनों के मन में उठे सभी सवालों के जवाब दूंगी। कुछ ही देर में तीनों कॉफी पीते हुए बात कर रहे थे। दोनों भाई बहन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सुलेखा उनकी सगी मम्मी नहीं है। उनके मन में अपनी सगी मम्मी के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। तब छवि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि पहली बात तो यह है कि जब आप दोनों की मम्मी की मृत्यु हुई तब आप दोनों इतने छोटे थे, आप अपने आप से कुछ बोल भी नहीं पाते थे। दूसरी बात यह है, आप दोनों ने उनकी फोटो बचपन से आज तक देखी है और आप उन्हें सम्मान भी देते हैं। मोहित बोला, कौन है? तब छवि बोली, याद कीजिए, मम्मी जी के कमरे में एक फोटो लगी है जिसे आप सब बड़ी मम्मी के नाम से जानते हो, और आज तक जब भी कोई शुभ काम या शादी त्योहार का अवसर आया तब मम्मी जी ने सबसे पहले आप दोनों से उस फोटो का आशीर्वाद दिलवाया। मधु और मोहित हैरान थे और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि उनकी सुलेखा मम्मी आज तक कुंवारी थी, उनके पापा ने उन्हें आज तक छुआ भी नहीं था। कितनी सहनशीलता और त्याग किया है मम्मी ने। मम्मी जी ने हम दोनों का भविष्य बनाया और अपने भविष्य की परवाह नहीं की, बल्कि परिवार की शांति बनाए रखने के लिए अपनी इच्छा और खुशियों का गला घोट दिया, और जो थोड़ी बहुत खुशी उन्हें मिलती है वह भी उन्हें सबसे छिपकर कमरे में बंद होकर बटोरनी पड़ती है। उन्होंने हम पर अपनी सारी ममता उड़ेल दी और हमें बड़ा करने में कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे, उसका नतीजा उन्हें पापा की बेरुखी का सामना हमेशा से करना पड़ा होगा। यह सब सोचकर उन तीनों की आंखों में आंसू बह रहे थे और उनकी नजर में सुलेखा की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई और अपने पापा के प्रति नाराजगी बढ़ गई कि आखिर उन्होंने जब मम्मी से शादी की थी तो उन्हें पत्नी के अधिकार क्यों नहीं दिए और कभी भी उनसे प्यार भरी बातें क्यों नहीं की, उनकी तारीफ नहीं की और हमेशा उन्हें इग्नोर किया। अब तीनों सोचने लगे कि ऐसा क्या करें कि पापा का ध्यान मम्मी की तरफ जाए और उन्हें मम्मी की अहमियत का पता चले और सुलेखा मम्मी फिर पहले जैसी जिंदगी जिए जैसी वे अपने मायके में जीती थी। और हमें उनके मायके वालों से भी मिलना होगा, यानी हमें अपने ननिहाल को भी जानना होगा। तब छवि बोली, जैसे मैंने आप दोनों को मम्मी जी की डायरी के बारे में बताया वैसे ही पापा जी को भी मम्मी जी के बारे में बताएंगे। यह सुनकर मधु बोली, भाभी जी आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। तब मोहित बोला, 2 दिन बाद मैं और मधु दीदी बार बार मम्मी से अपने बचपन की बातें करेंगे, तो हार कर मम्मी को हमें वह सीढ़ी दिखानी ही पड़ेगी। तब छवि बोली, 2 दिन बाद क्यों? तब मोहित बोला, फिर दादी भी तो घर आ जाएगी और उन्हें मम्मी की सारी बातें पता है, तो वह भी हमारी तरफ होगी। यह सुनकर तीनों सहमत हो गए और मधु ने उसी समय अपने फोन से अपने पापा और दादी को मम्मी की लिखी हुई डायरी व्हाट्सएप पर पोस्ट कर दिया। 2 दिन बाद दादी भी घर आ गई और गौतम और दादी ने भी डायरी अपने मोबाइल पर ही पढ़ ली थी। जब दादी घर आई तो उनके और गौतम के हाव भाव से लग रहा था कि उनसे अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो गई थी। उनकी नजरों में सुलेखा की इज्जत बहुत बढ़ गई। आज गौतम अपने ही घर में अपने बच्चों, मम्मी और सुलेखा से नजर नहीं मिला पा रहे थे। सुलेखा की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है और सब लोग उससे इतने प्यार और आदर से बात कर रहे थे। आखिर जब उससे रहा नहीं गया तो उसने मोहित और मधु से पूछा कि आखिर क्या बात है, तुम दोनों का व्यवहार मेरे लिए कैसे बदल गया। तो मधु अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकी और रोते हुए उसने सबके सामने सुलेखा को उसकी सारी सच्चाई बता दी। अब सुलेखा को झटका सा लगा, उसे लगा मानो उसे सरेआम बदनाम कर दिया गया हो और वह झटका बर्दाश्त नहीं कर पाई।
फ्रेंड्स, बाकी की कहानी कल के अंतिम भाग में देखें। और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।